भी हो सकता है। चीज पे नोटिस कर पा रहे हैं कि बांग्लादेश में पिछले कुछ महीनों में जो कुछ भी हो रहा है इंडिया में घट रही घटनाओं से बहुत ही ये तो है, एकदम सेम टू सेम चीज हो रही है। फार्मर्स सबको दिख रहा है। मणिपुर वायलेंस, ऑपोजिशन पार्टीज को फंडिंग्स मिलना, मिलना, इशू, ये सब और बांग्लादेश की कहानी विद दैट सेफ। और क्या आप जानते हो असली दुश्मन कौन है? वेल, सीधे इल्जाम लगाने की जगह जस्ट कीप, मतलब एक रिजर्वेशन के चक्कर में इतना ज्यादा प्रोटेस्ट हो गया, इतना वायलेंस प्रोटेस्ट हुआ है, मतलब बिलीव ही नहीं हो रहा इस चीज को देख के। मतलब पीसफुल प्रोटेस्ट भी हो सकता था मेरे हिसाब से। क्या हर कोई यही चाहता है कि पीसफुल प्रोटेस्ट हो। देश को बचाने एक्चुअली में हसीना देश को बचाएंगे। और इंडिया फ्लीट के बाद देश को वहाँ के स्टूडेंट इतना खराब कर रहे हैं, क्या ही देश को बचाएंगे। मिलिट्री चीफ से मिलकर आया हूँ और बस प्रोटेस्ट जो 4 साल से अब तक चल रहा है, हाँ, 1 साल से भी ज्यादा से चल रहा है। मणिपुर तो कब से चल रहा है। बार बार कोशिश की जा रही है इंस्टेबिलिटी। सो हे गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि गाइस मैं भी बहुत अच्छा हूँ। जैसे कि आप सब देख सकते हैं हमारे नियर बाई कंट्री बांग्लादेश के अंदर क्या सब कुछ चल रहा है, कितने क्राइसिस चल रहे हैं, कितनी मारधाड़ हो रही है, वहाँ पे हिंदू टेम्पल्स तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं को मारा जा रहा है। जो भी इस बात में सच्चाई है आज हम जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। जो आज हम देने जा रहे हैं वो बांग्लादेश के ऊपर रिएक्शन देने जा रहे हैं। आप हमारे साथ वीडियो में ऐसे बने रहिए। मिलते हैं आपसे वीडियो के एंड में। जब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। और गाइज, जो वीडियो का ओरिजिनल लिंक है आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब तक के लिए बाय गाइज। क्या बांग्लादेश के इस हाल के बाद अगला नंबर इंडिया का है? हो सकता है, इंडिया का भी हो सकता है। चीज पे नोटिस कर पा रहे हैं कि बांग्लादेश में पिछले कुछ महीनों में जो कुछ भी हो रहा है इंडिया में घट रही घटनाओं से बहुत ही ये तो है, एकदम सेम टू सेम चीज हो रही है। जो इंडिया के अंदर हुआ है प्रोटेस्ट, वायलेंस, वो सेम चीज बांग्लादेश के अंदर हो रही है। चलना, फार्मर्स सबको दिख रहा है। मणिपुर वायलेंस, ऑपोजिशन पार्टीज को फंडिंग्स मिलना, खालिस्तान इशू, ये सब और बांग्लादेश की कहानी बिल्कुल रिलेटेड है। बिल्कुल सेम टू सेम चीज प्रूफ करके बताऊंगा फैक्ट्स के साथ, जो हमने बहुत डीप रिसर्च करके खोज के निकाली है, सिर्फ ताकि हम हर वो जागरूक भारत के नेशनलिस्ट नागरिक तक ये सच्चाई पहुंचा सके। हमने इस न्यूज को सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं देखा, बल्कि इसके पूरे तह तक जाकर लिंक्स कनेक्ट करके प्रूफ्स के साथ जोड़ के देखा। और मैं ये ट्रूली कहना चाहूंगा कि इंडिया इज नॉट दैट सेफ टुडे। और क्या आप जानते हो असली दुश्मन कौन है? वेल, सीधे इल्जाम लगाने की जगह जस्ट कीप ऑन वॉचिंग एंड लेट्स सी क्या क्या सबूत हमारे पास है। बिल्कुल देखते हैं। Student protests in Bangladesh have turned violent. Over 100 people, including 14 policemen, have been killed. We have no safety. This cannot be a secured and मतलब independent. एक रिजर्वेशन के चक्कर में इतना ज्यादा प्रोटेस्ट हो गया, इतना वायलेंस प्रोटेस्ट हुआ है, मतलब बिलीव ही नहीं हो रहा इस चीज को देख के। मतलब पीसफुल प्रोटेस्ट भी हो सकता था मेरे हिसाब से। क्या हर कोई यही चाहता है कि पीसफुल प्रोटेस्ट हो। An interim government. Bangladesh is burning. बताओ, ये स्टूडेंट है, लगता है आपको सभी स्टूडेंट है। सो आज से कुछ 3 महीने पहले मई 2024 में शेख हसीना ने अमेरिका पे 2 बड़े एलिगेशंस लगाए थे। पहला, यूएस उनकी पार्टी अवामी लीग को बांग्लादेश 2024 के इलेक्शंस में जिता देगा बिना कोई मेहनत किए, बस उन्हें इसके बदले में एक काम करना है, बांग्लादेश का सेंट मार्टिन्स आइलैंड यूएसए के नाम पे कर देना। शेख हसीना ने सबने देखा ये चीज तो। यूएस ऐसा डील उनके सामने रख रहा है। दूसरा एलिगेशन, हसीना का कहना था कि यूएसए बांग्लादेश को तोड़कर एक नया क्रिश्चियन मेजॉरिटी देश खड़ा करना चाहता है। तीसरा एलिगेशन, हसीना ने ओपनली कहा कि यूएसए उनकी नेशनलिस्ट पार्टी अवामी लीग के खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी रच रहा है, जिससे उनकी सरकार गिर जाए और हसीना का हाशरे भी उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान जैसा उनकी तरह हो जाए, यानी कि उनका असैसिनेशन हो जाए। लेकिन सवाल यहाँ पर यह आता है कि सेंट मार्टिन्स आइलैंड में आखिर ऐसा क्या है? मतलब क्या रखा है वहाँ पे? मतलब यूएसए इतना सब कुछ कर रहा है। वाकई में यूएस का इन्फ्लुएंस बांग्लादेश जैसे कंट्री में इतना पावरफुल है कि वो रातों रात सरकारें या तो बना सकता है या गिरा सकता है। बिल्कुल। द आंसर इज यूएसए सिर्फ बांग्लादेश में ही नहीं, बल्कि इंडिया में भी कई सारे फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट करता है, ताकि वो उन देशों को अपने फायदे के लिए कठपुतली बना सके। और अनफॉर्चुनेटली आज बांग्लादेश की जो भी हालत है, उसका एक अच्छा खासा रीजन, और एक्चुअली में द मेन रीजन यूएसए है। पाकिस्तान तो यहाँ पर सिर्फ एक फेस है, एक बिकाऊ कंट्री है जिसको ये बांग्लादेशी है, स्टूडेंट है। आज की तारीख में बांग्लादेश के गवर्नमेंट कर रहे हैं, इतने सारे नैरेटिव्स फैल चुके हैं कि बहुत से लोगों को तो ये सिंपल सी सच्चाई भी नहीं मालूम। जिस स्टूडेंट प्रोटेस्ट की वजह से शेख हसीना को रेजिग्नेशन देने के लिए कहा भी गया,
Yes, I want to step down Sheikh Hasina. बताओ, उसके पीछे की जो मांग थी ना, शेख हसीना जी को भगाना चाह रहे हैं। वही एग्जैक्टली हसीना की भी मांग थी और उसने 2018 में ये करके भी दिखाया था। यानी कि उस प्रोटेस्ट में ना तो हसीना की कोई गलती थी और ना ही हसीना के पास उसका कोई सोल्यूशन भी था। ये एक भी तरह है। से सिर्फ एक प्रोपोगेंडा चलाया गया हसीना को रास्ते से हटाने के लिए, और इसीलिए ये इंडिया के लिए भी एक बहुत ही बड़ी चेतावनी है। 5 जून 2024 को बांग्लादेश हाई कोर्ट का एक डिसीजन आता है कि देश में बांग्लादेशी फ्रीडम फाइटर्स के डिसेंडेंट्स के लिए जो 30% रिजर्वेशन रखा जाता है एजुकेशन और जॉब्स में, वो जारी रहेगा। ये खबर आते ही पूरे देश में एकदम से स्टूडेंट प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। सीधे पीएम से इस रिजर्वेशन को खत्म करने की मांग करने लग जाते हैं। इतनी जल्दी खत्म थोड़ी हो, सिस्टमैटिक होगी जो भी चीज होगी। यही रिजर्वेशन हटा चुकी थी, लेकिन हाई कोर्ट जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी है, उसका जब डिसीजन आता है तो शेख हसीना को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देना पड़ता है। अब यहां पर शेख हसीना के बस एक स्टेटमेंट की वजह से ये सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। उस स्टेटमेंट में शेख हसीना बेसिकली ये कहती है कि हाई कोर्ट के डिसीजन को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे देश के हाई कोर्ट का जो भी डिसीजन है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये तो बात है। तो क्या रजाकार के बच्चों को मिलेगा? अब रजाकार का मतलब होता है ट्रेटर, यानी देशद्रोही। और इस एक स्टेटमेंट ने शेख हसीना की पूरी दुनिया ही पलट दी। बांग्लादेश में एकदम से दंगे भड़क उठे, लोग सड़कों पर उतरकर तोड़फोड़ करने लग गए, पुलिस पर हमला करने लग गए। बताओ, एक्चुअली रजाकार वहां पर ये कोई बात है? इतना वायलेंस कर रहे हैं स्टूडेंट, बांग्लादेश लिबरेशन के दौरान ये और उनको रिजर्वेशन हटवाना है इस चक्कर में। मतलब वायलेंस से थोड़ी ना कुछ काम हो सकता है, आप पीसफुल प्रोटेस्ट भी कर सकते हो। कोशिश कर रहे थे। तो पीएम के उस स्टेटमेंट के बाद हुआ क्या कि कुछ प्रोटेस्टर्स ने एक्सटर्नल फोर्सेस के साथ मिलकर उस स्टेटमेंट को ऐसे घुमा दिया, ऐसे मैनिपुलेट किया और ऐसा दिखाया कि शेख हसीना सारी जनता को रजाकार बुला रही है। रजाकार बुला रही है। लोग सड़कों पर उतरकर ये नारे चिल्लाने लग गए, तुम्ही के आमी के रजाकार, यानी कि हु आर यू, हु एम आई, रजाकार। अब यहां तक तो भी कहानी फिर भी ठीक थी, लेकिन फिर हसीना के स्टेटमेंट के सिर्फ 6 दिन बाद ही एससी का वर्डिक्ट आ गया कि ठीक है, हम रिजर्वेशन को हटा देंगे। लेकिन इसके बावजूद प्रोटेस्ट रुकने के जगह पर इतना बढ़ गया, बताओ। और सबसे वियर्ड बात यह है कि इन बच्चों की डिमांड जो अब तक रिजर्वेशन हटाओ ही थी, वो अब अचानक से एक पॉलिटिकल स्टेप ले लेती है। बताओ, स्टेप डाउन हसीना ये चलने लग जाता है। डिक्टेटर सीमिंगली नोबल और हम्बल डिमांड बाय स्टूडेंट्स अचानक से एक पॉलिटिकल टर्न क्यों ले लिया, और ये मुद्दा अब अचानक से कंप्लीटली एंटी गवर्नमेंट और एंटी नेशनल कैसे बन गया? अब ये कहानी सुनकर क्या आपको कुछ याद आया? बिल्कुल, इंडिया के फार्मर्स प्रोटेस्ट का भी बहुत ही सिमिलर प्लॉट था, क्योंकि सेम चीज थी। ये तो है, ये दोनों कहानियां एक ही सोर्स द्वारा बकायदा बिल्कुल प्रूफ बाय प्रूफ समझते हैं कि ये कैसे जो बांग्लादेश में हो चुका है वही आता है कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट बांग्लादेश में हुए रिवोल्ट से कैसे रिलेटेड है। बांग्लादेश के एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जमात इस्लामी का एक स्टूडेंट्स विंग है कॉल्ड इस्लामी छत्र शिविर, ICS। यही इस पूरे स्टूडेंट प्रोटेस्ट का मास्टरमाइंड है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने ना बड़े ही स्ट्रेटेजिकली यूनिवर्सिटीज पर सबसे पहले अपने पैर पसारे। जो यूनिवर्सिटीज किसी भी देश का बैकबोन होती है, उस देश का फ्यूचर नैरेटिव डिसाइड करती है। और इसीलिए अगर आप इस प्रोटेस्ट में भी मतलब स्टूडेंट ऐसे करेंगे तो नॉर्मल पब्लिक क्या करेगी? इन सारे बांग्लादेश के टॉप यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स और टीचर्स ने तक इस प्रोटेस्ट को इंसाइट किया। ये वो सारे यूनिवर्सिटीज के नाम हैं जो इस प्रोटेस्ट में शामिल थे। आप देखोगे ना तो यही सेम चीज हुई थी इंडिया के फार्मर्स प्रोटेस्ट और CAA प्रोटेस्ट में। JNU, DU और जामिया इस्लामिया जैसे यूनिवर्सिटीज को इस नैरेटिव का गढ़ बना के प्रोटेस्ट को भड़काया जा रहा था। सेम जैसे फार्मर्स प्रोटेस्ट में प्रिसाइसली प्लान टूल किट्स बनाए गए थे और सेलिब्रिटीज जैसे रिहाना से लेकर ग्रेटा थनबर्ग को बकायदा बताया गया था कि क्या ट्वीट करना है और किन कीवर्ड्स को यूज करना है। सेम स्टूडेंट प्रोटेस्ट में भी सबसे पहले जमात इस्लामी ने नैरेटिव को पॉलिटिकल और एंटी गवर्नमेंट बनाते हुए ट्वीट किया कि उनका एक 1 पॉइंट डिमांड है, #स्टेप डाउन हसीना। अगर आप देखोगे ना तो ये पोस्ट हुआ था 3 अगस्त 2024 में। इस हैशटैग को ट्विटर पर ट्रेंड करवा दिया। एंटी रिजर्वेशन प्रोटेस्ट हसीना के सिर्फ एक स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ कर एक नैरेटिव चलाकर एक एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट बना दिया गया, डिस्पाइट सुप्रीम कोर्ट कैंसलिंग रिजर्वेशन।
एक मिनट थोड़ा शांति से सोचो, इस पूरी कहानी में कितनी हिपोक्रेसी आपको दिख जाएगी। अब दिख ही यहाँ रही है। पर कुछ आंदोलन करने वाले सारी दुनिया को दिख ही रही है, definitely सामने आ रही है। जान भी गई थी, और यही सारे विजुअल्स और पोस्ट और भी ज्यादा लोगों की जान भी rapidly चली spread गई। किए जा रहे थे ताकि और ज्यादा हेटरेड फैले गवर्नमेंट की तरफ। बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर नोटिस करने वाला ये है कि जब प्रोटेस्ट वायलेंट टर्न लेने लगे तब जाकर गवर्नमेंट ने रिएक्शन में वायलेंस को अपनाया। और इसी तरह से आप हाँ, देखोगे, तब even जाके farmers अपनाया protest के time पे भी गवर्नमेंट ने। protest starting उससे में पहले तो कुछ नहीं करा गवर्नमेंट। एक पॉइंट के बाद वायलेंट टर्न लेने लग गए थे। वहां पर भी एजेंडा यही था कि गवर्नमेंट इस पे रिस्पॉन्ड करे, और react कुछ करे। लोग इंजर हो या कुछ लोगों की जाने जाए ताकि इस नैरेटिव को और भी तेजी से स्प्रेड किया जाए, स्प्रेड किया जाए। government को गिराने की डिमांड सामने मतलब लाया इनका जाए। अब narrative इसके यही बाद रहता भी है। किसी भी आंदोलन की आग को जलाए रखने के लिए हमेशा एक चेहरे की जरूरत होती है। जैसे इंडिया में जब गवर्नमेंट ने फार्मर लॉस को रिपील कर दिया था और इस आंदोलन की आग बुझ ही रही थी, अचानक से नवंबर 2021 में आउट ऑफ नोवेयर एक इंसान को लाकर इस प्रोटेस्ट का फेस बना दिया जाता फेस बना दिया गया, अमृतपाल सिंह। उसे तो भिंद्रान वाले के अवतार के जैसे भिंद्रावाला का भाई बताया जाता है। स्ट्रैटेजी वाज एक्चुअली क्वाइट सक्सेसफुल। इस बंदे के आने के बाद ही दंगे फिर से भड़कने लग गए, क्योंकि अब एक प्रोटेस्ट जो उन्होंने देश की गरीब किसानों के नाम पर शुरू किया था, उसे अब पलटकर इन्होंने कंप्लीटली एक एंटी नेशनल प्रोटेस्ट बना दिया था। प्रोटेस्ट के नाम पर पुलिस पर अटैक होने लगे। पुलिस पर अटैक हुआ था उस टाइम, इतना ज्यादा तोड़े जा रहे थे। कितने पुलिस वाले घायल हुए थे, कितने मर गए थे, बहुत बुरा हाल हुआ था फार्मर प्रोटेस्ट में। लगाए गए हैं जिससे किसान सुरक्षा में लगे पुलिस को नुकसान पहुंचा सके। पुलिस ऐसे मॉडिफाई करा रखा है ताकि खुद को वो चोट ना आए, सामने वाले को आ जाए। देश विरोधी काम करने वाले, भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे लगाने वालों के सपोर्टर्स किसानों के मंच का इस्तेमाल कर रही हैं। पीएम को ओपन डेथ थ्रेट्स दिए जा रहे थे। हाँ, उस टाइम 2-3 साल में ना आपको खबर मिलेगी मोदी जी मारे गए। और तो लाल किले में मोदी जी को ऐसा कहा जा रहा है, हमारे इंडिया के पीएम को ऐसा कहा जा रहा है। यही सेम स्ट्रैटेजी यूज की बहुत बुरी बात है। प्रोटेस्ट में भी अचानक से वहां पर भी जुलाई एंड में नाहिद इस्लाम को वहां के पीसफुल प्रोटेस्ट का एक फेस बना दिया जाता है। ह्यूमन राइट्स फ्रंटलाइन डिफेंडर का टैग दे दिया जाता है। लेकिन जब हसीना ने प्रोटेस्ट को काम करने के लिए, इसे पीस टॉक्स के लिए बुलाया, तो ये वहां पर नहीं जाते हैं और उल्टा स्टेटमेंट ये पास करते हैं कि स्टूडेंट्स हर चीज के लिए तैयार है। आज हमने लाठी उठाई है, कल हम बंदूकें भी उठाएंगे। और याद रहे ये स्टूडेंट जो बंदूकें उठा रहे हैं, तो एक पीस का लाठी उठा रहे हैं। सो सबसे पहले अपने भी प्रोटेस्ट हो सकता है, एजेंडा को एक हम्बल सेल्फलेस कॉज से मार्केट करना, उसका एक बकायदा टूल किट लॉन्च करना, हजारों लाखों लोगों को भड़काना और प्रोटेस्ट का एक वॉरियर फेस खड़ा करना। दोनों भी देशों की कहानियों में इतनी सिमिलैरिटीज कैसे हो सकती है? ये तो है। जाहिर है कहानियां भले ही अलग है मगर राइटर एक है। अब आते हैं प्रोटेस्ट की फंडिंग्स पर, जहां पर भी आपको एक डायरेक्ट लिंक दिखेगा यूएसए और पाकिस्तान का, जैसे इंडिया के हर दूसरे दंगे में दिखता है। अब इसे ध्यान से सुनना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इनके वेबसाइट से इनकी यूएस फंडिंग सोर्सेस निकालकर हमने पूरा चार्ट बनाया है इनके यूएस पाकिस्तान लिंक्स का। सो अब तक कहानी में एंट्री हुई थी हमारे हीरो नाहिद इस्लाम की। इस बंदे को रातों रात हीरो बनाने का पूरा क्रेडिट जाता है फ्रंट लाइन डिफेंडर नाम के एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को, जिसने नाहिद को एक ह्यूमन राइट्स डिफेंडर की तरह मार्केट किया। अब इस ऑर्गेनाइजेशन के वेबसाइट में अगर आप डोनर सेक्शन में जाओगे ना, तो इसे फोर्ड फाउंडेशन फंड करती है। और फोर्ड तो इनफेमस है क्योंकि डायरेक्टली CIA द्वारा फंडेड है और ये इंश्योर करता है कि दूसरे देशों में वैसी गवर्नमेंट्स रहे जो प्रो यूएस हो। और ये साउथ एशियन रीजन में यूजुअली ISI के थ्रू करता है, क्योंकि अमेरिका डायरेक्टली खुद को पिक्चर में नहीं लाना चाहता। तो नाहिद के केस में अगर आप देखोगे तो वो डायरेक्टली ISI द्वारा प्लांटेड था। और सेम था अमृतपाल का भी केस। खालिस्तान देश निकलना चाहिए। बताओ, इन्होंने तो अपना खालिस्तान का मैप भी बना लिया था, अपने डॉलर्स भी छाप दिए थे। नहीं, देखें, ये सुप्रीम कोर्ट की मैंडेट है कि पीसफुल मैनर में आप खालिस्तान की बात कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में जिस एरा में हम लोग जी रहे हैं, वहाँ पे सेपरेशन की बात करना ये ऐसी इवल बात नहीं है। गलत है भाई, इंडियन इंटेलिजेंस सरासरी गलत है मेरे हिसाब से। तो कि अमृतपाल सिंह भी मेरे क्या पूरे इंडिया के हिसाब से बहुत गलत है। नेक्स्ट फंडिंग सोर्स सेपरेशन की बात कर रहे हो आप।
इस यूनिवर्सिटी का तो मोटो ही है बांग्लादेश में एक एंटी अवामी स्टूडेंट कम्युनिटी एजेंडा, यानी कि हसीना की सरकार को पलटना। और दूसरी बात, इस स्टूडेंट प्रोटेस्ट में इस ब्रैक का एक बहुत बड़ा रोल था। इनफैक्ट इसी यूनिवर्सिटी के एक टीचर को तो अरेस्ट तक किया गया था स्टूडेंट्स में प्रोटेस्ट को भड़काने के लिए। अब इनके टीचर वेबसाइट तक में बड़े ही भड़का रहे हैं तो स्टूडेंट का क्या ही होगा, स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल सोच सकते हो आप खुद ही। यानी कि खुद यूएस गवर्नमेंट से फंडिंग आती है ताकि वो बांग्लादेश में एनजीओस के थ्रू डेवलपमेंट कर सके। लेकिन इससे भी ज्यादा कंसर्निंग बात तो ये है कि इसी ब्रैक यूनिवर्सिटी को अमेरिका के सोरोस फाउंडेशन ने $83 मिलियन भी दिया है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को प्रमोट करने के नाम। प्रमोट करने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। एक एंटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को यूएस आखिर फंड क्यों कर रहा है, वो भी एनजीओस और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर, जिसके अंडर कितने एंटी नेशनल कांड होते हैं ये तो सबको पता है। और जॉर्ज सोरोस, ये तो आपको याद ही होगा, हमने खुद इस पर वीडियोस बनाए हैं कि यही बंदा कैसे इंडिया में मोदी गवर्नमेंट को हटाने के लिए 8,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर चुका है। और खुल्लम खुल्ला ये बताता है इस मोदी जी को हटाने के लिए इतने बंदे इन्वेस्ट कर रहा है, क्या बात है भाई। प्रूफ्स के साथ दिए है कि कैसे ये बिलियनर किसी भी हालत में इंडिया में गवर्नमेंट गिराकर एक प्रो यूएस गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करना चाहता है। हो ही नहीं सकता ऐसा, कभी जिंदगी में नहीं हो सकता ऐसा जो यूएस के लिए बिकी हुई हो। लेकिन एक नैरेटिव को शेप करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि कुछ ऐसे ग्राउंड लेवल लीडर्स, नैरेटिव सेटर्स को अपने इन्फ्लुएंस में लेना, ताकि वो एंटी नेशनल और प्रो यूएस नैरेटिव्स को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ह्यूमन राइट्स वगैरह के नाम पर प्रमोट करते रहे। बेसिकली लोगों में ये माइंडसेट डाला जाए कि उनकी सरकार डिक्टेटर है और डेमोक्रेसी चाहिए तो सरकार को गिरा दो। बहुत ज्यादा गवर्नमेंट वायलेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कर्ब किया जा रहा है। इसके लिए ना अक्सर यूएस अपने प्रॉक्सीज को तैयार करता है, जो कई बार लिटरली उस देश के ऑपोजिशन पार्टीज के लीडर्स तक होते हैं, जो आगे चल के फ्यूचर पीएम ऑफ कोर्स यूएस के पपेट पीएम बन सकते हैं। उनको ये लालच दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल बांग्लादेश के केस में अभी एंट्री मारते हैं, निहाद इस्लाम के बाद एंट्री होती है एक और एक हीरो की, मोहम्मद यूनुस, द नेक्स्ट सेवियर ऑफ बांग्लादेश, जो शेख हसीना के तानाशाही से देश को बचाने वाला है। एक्चुअली में हसीना के रेजिग्नेशन और इंडिया फ्लीइंग के बाद देश को आगे स्टूडेंट इतना खराब कर रहे हैं, क्या ही देश को बचाएंगे। देश के मिलिट्री चीफ से मिलकर आया हूं और मैंने उन्हें कहा कि देश की जनता को तानाशाही और मिलिट्री रूल दोनों ही नहीं चाहिए, बल्कि हमें इलेक्शंस होने तक एक डेमोक्रेटिक इंटरिम गवर्नमेंट बनानी है। On Tuesday, Islam and other student leaders were scheduled to meet with Army Chief General Waqar Uzzaman, who has announced the formation of an interim government. और ये गवर्नमेंट बनाने का सौभाग्य जाएगा मोहम्मद यूनुस को, क्योंकि उन्हें नोबेल पीस प्राइज और प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम मिल चुका है। यानी कि ये शांति के, डेमोक्रेसी के सबसे बड़े दूत है। ये शांति का सबसे बड़ा दूत है, ये शांति का सबसे बड़ा प्रतीक है। यूएसए से इन्हें द फेमस मैग्सेसे अवार्ड और अशोका अवार्ड भी मिला है। अब आई नो आप सोचोगे कि अवार्ड से अशोका अवार्ड मिल चुका है, बताओ नेशनल इन्वॉल्वमेंट्स का क्या लिंक है। वेल 2 मिनट रुको, सारे डॉट्स कनेक्ट हो जाएंगे। अब यही अवार्ड्स ना इंडिया में भी कई प्रोमिनेंट फिगर्स को मिल चुके हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल जी, रवीश कुमार जी, एंड वेरी इंटरेस्टिंगली जेपी नारायण को भी, जिन पर इंदिरा गांधी का एक्यूजेशन था कि जेपी CIA द्वारा फंडेड है। इनके थ्रू अमेरिका उनकी सरकार को गिराना चाहती है, बिकॉज यू नो इंदिरा गांधी वॉज अ वेरी हार्डकोर नेशनलिस्ट ऑफ हर टाइम। और अगर आप अभी बताए गए सारे नामों को देखोगे ना, तो ये सारे लोग एग्जिस्टिंग सरकार के खिलाफ एंटी गवर्नमेंट नैरेटिव्स चलाते हैं। केजरीवाल के केस में तो हमारे एक्स पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ओपनली मीडिया को कह दिया था कि केजरीवाल एक CIA एजेंट है। अब खुद CIA एजेंट बता दिए केजरीवाल जी को। स्ट्रैटेजी मेंशन थी कि अक्सर अमेरिका अलग अलग देशों में सबसे पहले ऐसे लोगों को चुनता है जो उसके नैरेटिव को सपोर्ट करे। ये अवार्ड्स और मिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्राइज मनी बांटकर उनसे लॉयल्टी एक्सपेक्ट करता है। लेकिन अब चलो, अगर इतने भी प्रूफ्स इनफ नहीं है तो हमारे पास डायरेक्ट लिंक्स भी है जो ये प्रूफ करते हैं कि यूएस गवर्नमेंट का शेख हसीना की गवर्नमेंट को टॉपल करने में डायरेक्ट हाथ है। एक तो मैं आपको ये भी बता दूं कि ऑलमोस्ट सारी वेस्टर्न मीडिया सेंसर्ड है, कोई भी इस न्यूज को कवर नहीं कर रहा है। ये तो है, कोई कवर नहीं कर रहा। ऐसा रिपोर्ट मिला बाय यूरेशियन टाइम्स, जिन्होंने प्रूफ के साथ ये क्लेम किया है कि यूएस की बाइडेन गवर्नमेंट डायरेक्टली फंड और सपोर्ट कर रही है बांग्लादेश के 3 ऑर्गेनाइजेशंस को, जिसमें से 2 तो सीधे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, जिन्हें बाय द वे यूएस ने ही खुद घोषित किया था। यूएस ने जमात इस्लामी, और नंबर 2 हिफाजत ए इस्लाम। और थर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो टेररिस्ट तो घोषित नहीं हुआ है,
बट वो हसीना का सबसे बड़ा ऑपोजिशन पार्टी नेशनलिस्ट पार्टी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो बेसिकली ऊपर बताए गए दोनों टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के ऑर्डर्स को फॉलो करता है। इनकी आइडियोलॉजी भी हसीना की नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी से टोटली ऑपोजिट रैडिकल इस्लामिक आइडियोलॉजी है। वही आइडियोलॉजी जो हमें आज सीरिया, इराक और ईरान में देखी जाती है। कंट्रीज का आज क्या हाल है वो दुनिया जानती है। सब जानते हैं। टाइम्स का ये क्लेम है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के ढाका में मौजूद यूएस एम्बेसडर टू बांग्लादेश ने वहां की मीडिया को ये डायरेक्ट ऑर्डर देके रखा है कि अगर वो रैडिकल इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी यानी कि प्रो ऑपोजिशन नैरेटिव को प्रमोट नहीं करेंगे तो यूएस उन मीडिया चैनल्स पर बांग्लादेश के खिलाफ इंटरनेशनल सैंक्शंस लगवाएगा या फिर उन पर वीजास बैन लगवाएगा। दूसरी बात, इस रिपोर्ट ने यह भी क्लेम किया कि हंटर बाइडेन, जो कि जो बाइडेन का बेटा है, डायरेक्टली बीएनपी को सपोर्ट कर रहा है। इनफैक्ट बीएनपी पार्टी को जिताने के लिए हंटर बाइडेन के अंडर यूएस गवर्नमेंट ने हसीना गवर्नमेंट पर इलेक्शन से 2 महीने पहले ये एलिगेशंस लगा दिए कि 2024 के इलेक्शंस रिग्ड होने वाले और शेख हसीना उन्हें रिग करेगी, और इसीलिए उन्होंने पूरे शेख हसीना के पार्टी मेंबर्स पर वीजा रेस्ट्रिक्शंस लगवा दिए। मतलब अब वो किसी भी देश में ट्रैवल नहीं कर जा नहीं सकते, बिल्कुल नहीं जा सकते। तो ग्लोबल शेम, और दूसरी बात, एक पार्टी को एक अनफेयर एडवांटेज और देख रहे पैसे की रूलिंग पार्टी। लेकिन इसके बावजूद हसीना 224 सीट से जीती और ऑपोजिशन को सिर्फ 11 सीट्स मिले, जो कि क्लियरली ये बताता है कि बांग्लादेश की रियल जनता को क्या चाहिए। और इसलिए डेफिनेटली प्रोटेस्ट के थ्रू, फंडिंग्स के थ्रू, दूसरे देशों में अपने प्रॉक्सीज खड़े करके, मैस नैरेटिव शेप करके कि आपके देश में तानाशाही आ चुकी है, करंट गवर्नमेंट एक डिक्टेटर है, डेमोक्रेसी खतरे में है, ऐसे मैस प्रोपोगेंडा फैलाकर यूएसए किसी भी देश में एक नेशनलिस्ट गवर्नमेंट को हटाकर एक ऐसी पपेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करना चाहता है जो पूरी तरह से यूएसए के बैक एंड कॉल पर चले। और यही सेम डॉट्स इंडिया में भी कनेक्ट हो रहे हैं। फार्मर्स प्रोटेस्ट जो 4 साल से अब तक चल रहा है, मणिपुर चल रहा है, हाँ। 1 साल से भी ज्यादा से चल रहा है। मणिपुर तो कब से चल रहा है। भी वही बार-बार कोशिश की जा रही है इंस्टेबिलिटी लाने की, और स्पेशली नॉर्थ ईस्ट को क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि यूएस अच्छे से जानता है कि ये एरिया एक्सट्रीमली वल्नरेबल है, क्योंकि क्रिश्चियन पॉपुलेशन मेजॉरिटी में है, प्लस स्टेट के लिए ये काफी स्ट्रेटेजिक वांटेज पॉइंट है, और इसलिए इंडिया का नॉर्थ ईस्ट और बांग्लादेश, ये पूरा रीजन इनके टारगेट में है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि यूएसए इतनी मेहनत और मशक्कत आखिर क्यों रहा है? यूएसए को बांग्लादेश जैसे एक छोटे गरीब देश और इंडिया से क्या ही चाहिए? क्या ही दिख रहा है वहाँ पे? इतना इंपॉर्टेंट आखिर क्यों है? तो शुरुआत में मैंने आपको बताया था ना सेंट मार्टिन आइलैंड के बारे में। बस वही आइलैंड यूएसए अपने नाम करना चाहता है, और उसके साथ और भी अन्य फायदे ऑफ कोर्स। बट इस आइलैंड के पीछे इतना पड़ने का रीजन है उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन। तो देखो, अगर ग्लोबल डायनामिक्स समझे ना, तो फ्यू डेकेड्स अगो ऑल आइज वर ऑन द मिडिल ईस्ट। ये रीजन ऑयल डिस्कवरी के बाद से एक गोल्ड माइन बन गया था, क्योंकि उस समय बहुत सारी जो वेस्टर्न इकोनॉमीज थी वो तेजी से डेवलप हो रही थी और उन्हें तेल की बहुत ज्यादा जरूरत थी डेवलपमेंट को फ्यूल करने। अभी अमेरिका को चाहिए। यूएसए ने कुछ यूरोपियन देशों के साथ मिलकर लिटरली वहां की सरकारें गिरा दी, वो सरकारें खड़ी कर दी जो करप्ट थी, और उन देशों को बहुत एक्सप्लॉइट किया। इस तरीके से एक्सप्लॉइट किया कि आज भी हम मिडिल ईस्ट की हालत जानते हैं। उन देशों के तेल को एक्सट्रैक्ट करके उसे खुद प्रोसेस करके महंगे दामों में बेचा, लेकिन उन देशों को गरीब बनाकर छोड़ दिया। कई देशों को आपस में उलझाए रखा, वहां की जनता को गरीब अनपढ़ रखा। इनफैक्ट आज भी इनका यही तो हाल है। नेशन वाइड इंस्टेबिलिटी, वॉर और पॉवर्टी आज मिडिल ईस्ट के बहुत सारे देशों की कहानी। लेकिन इनके तेल के बल पर आज यूएस डॉलर वर्ल्ड की रिचेस्ट करेंसी बन चुकी है। और बस आज के समय में यही यूएस हमसे भी चाहता है, बिकॉज अनलाइक अ फ्यू डेकेड्स अगो, आज ऑल आइज आर ऑन द इंडियन ओशन रीजन, IOR। ये एरिया आपको दिख रहा है, ये मलाक्का स्ट्रेट, जहां से पूरी दुनिया का 60% ट्रेड पास होता है। मतलब जिस देश का इस रीजन में कंट्रोल होगा, उस देश का पूरी दुनिया पे कंट्रोल होगा। पूरी दुनिया पे कंट्रोल होगा। यूएस चाहता है अल्टीमेटली। देखो, किसी भी जंग में वो देश जो दुश्मन देश को इकोनॉमिकली चोक कर सके, उसकी हमेशा जीत होगी। और ये पॉइंट जहां से पूरी दुनिया का 60% ट्रेड पास होता है, अगर वहां पर यूएस का कंट्रोल आ गया, तो इसका मतलब ये होगा, सोचो कितना ट्रेड करेंगे वो। देश को इकोनॉमिकली चोक करके उसे अपने टर्म्स डिक्टेट कर सकता है, और जियोपॉलिटिकल नेगोशिएशंस में आर्म ट्विस्टिंग करके अपने फायदे निकाल सकता है। लेकिन अगर इस रीजन पर आप जूम आउट करोगे ना, तो इस पे एक मेजर कंट्रोल है इंडिया का। एक तो इंडिया इस रीजन से बहुत क्लोज है, बहुत पास में है। इंडिया ने स्ट्रिंग ऑफ डायमंड्स बनाकर इस रीजन पर अपनी हेजीमनी बना के रखी हुई है। इंडिया के साथ ही चाइना का भी यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है।
वो भी नियर चाइना बाई भी है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाकर इस रीजन के काफी क्लोज आ चुका है और बस यही एग्जैक्टली यूएस की सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी है और इसीलिए यूएस बांग्लादेश अभी से डरता है सिर्फ यूएसए आइलैंड मांग रहा ताकि है। चाइना ना कब्जा कर ले। वहां पर वो अपने नेवल बेसिस बनाकर इंडिया और चाइना को कंट्रोल कर सके एंड प्लस सेंट मार्टिन्स आइलैंड पर भी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सके। सो 100 बात की एक बात यह है कि यूएस की ये हिस्ट्री रही है कि जब भी यूएस को किसी भी देश में अपना इंटरेस्ट दिखता है वो हमेशा उस देश की गवर्नमेंट का आर्म ट्विस्टिंग करने लगता है ताकि वो देश उसके कंट्रोल में आ सके, हाँ मिला सके। और अगर सरकार नहीं मानती तो नेक्स्ट ऑप्शन उसके पास यही बचता है कि वो सरकार गिरा दे या फिर सरकार टेक डाउन करवा दे और एंटी नैरेटिव्स को फंडिंग देने लग जाए ताकि सरकार पर प्रेशर बने और अंत में वो यही चाहते हैं प्रोटेस्ट हो, वायलेंस हो, बस उस देश में एस्टैब्लिश हो सके ताकि यूएस को जो चाहिए वो उसे मिलते रहे। एक और एक एग्जांपल देता हूं, सेम हुआ था 1975 में जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने वियतनाम वॉर के लिए यूएसए को ओपनली क्रिटिसाइज किया था। तब यूएस के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने सीधे इंडिया का व्हीट सप्लाई रोक दिया था और उस दौरान इंडिया यूएस पर हेवीली डिपेंडेंट था, इस हद तक कि जल्द ही इंडिया व्हीट अरेंज नहीं कर पाता तो देश में भुखमरी आ जाती। वो अलग बात है कि हम दबे नहीं। हमारी पीएम ने एक ब्रेव डिसीजन लिया और इंडिया में कैसे दब सकते हैं स्टार्ट कर दिया, जिस वजह से उस दौरान हमारी डिपेंडेंसी यूएस पर कम हो गई। आज हम ओपनली यूएस के क्रिटिसिज्म के बावजूद रशिया से ऑयल और वेपन्स खरीद रहे, पाकिस्तान पर एग्रेसिव एक्शंस ले रहे, यूरोप को उनकी हिपोक्रेसी पर मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's problems. बेसिकली हम वेस्ट और यूएस के पपेट्स बनकर नहीं रह रहे। आज इंडिया अपने हित के हिसाब से स्टैंड लेता है, इंडिया नेशनल इंटरेस्ट में स्टैंड लेता है और इसीलिए यूएस नेशनलिस्ट गवर्नमेंट्स को हेट करता है। कितनी आयरॉनिक बात है, राइट? जो कंट्री अपने आप को पीस, डेमोक्रेटिक वैल्यूज का फरिश्ता बताते हैं, वो अल्टीमेटली ये चाहता है कि झगड़ा क्रिएट हो, इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो, वो दूसरे कंट्रीज को बुली और डोमिनेट करने की कोशिश करता है। हमेशा ही है ये, हमेशा का ही है ये। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद शायद सिचुएशन थोड़ी सी बदल जाए बिकॉज उनकी पॉलिसीज और उनके पॉलिटिक्स लिटरली यही सब चीजों का विरोध करती है। अब यूएस की पूरी हिस्ट्री कैसे रही है, कैसे यूएस ने बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को लिटरली क्रिएट किया, कैसे मिडिल ईस्ट बर्बाद हुआ, कैसे यूएसए की ये जो पॉलिसीज है वो यूएस के पार्लियामेंट में जो लोग लिटरली गन कंपनीज में, वेपन कंपनीज में स्टेक्स लेके बैठे हैं, उन्हें बेनिफिट करती है। ये ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में डिटेल में कवर किया है जिसे आप यहां पर आई बटन दबाकर देख सकते हो। बिकॉज आज तो आपने कुछ फैक्ट्स जाने, ये वीडियो आपको 50 फैक्ट्स और बता देगा। बट अंत में फ्रेंड्स मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ वैसा होना इंडिया में इतना आसान नहीं होगा। तो इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज्यादा सख्त है इंडिया का, ये बात तो फैक्ट है। वैल्यूज में बिलीव करती है एंड आई ऑनेस्टली डोंट थिंक हमारी यही पार्टीज पैसों के लिए देश को बेच देगी, एटलीस्ट आई होप सो। बट डेफिनेटली इंडिया पर यूएस की नजर जरूर है और यूएस इंडिया की वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करने की पूरी कोशिश कर रहा है। मगर वो करता रहेगा, मगर होगा कुछ भी नहीं। दैट डजंट मीन इट विल नॉट ट्राई पाकिस्तान स्ट्रेटेजी ऑफ ब्लीडिंग इंडिया थ्रू 1000 कट्स। सो ऐसे में हम सभी भारत से प्यार करने वाले नेशनलिस्ट और जागरूक नागरिकों को इन बातों से अवेयर होना चाहिए ताकि हम सिर्फ नैरेटिव से कंट्रोल ना हो सके, एक रैशनल और क्रिटिकल माइंडसेट रखे जो वाकई में देश के हित में सोच सके। कैसे रातों रात फैलकर सत्ता पलट कर सकते हैं, ये बांग्लादेश का ही केस दिखाता है। और इसीलिए इलेक्शंस में और इवन अपने कर्मों के जरिए हम पर्सनल फायदों के लिए देश को ना बेच दें, क्योंकि आज बांग्लादेश की जो स्थिति है बहुत बुरी स्थिति हो रही है बांग्लादेश की। रेडिकल गवर्नमेंट आ सकती है आज वहां पर, जिसे यूएसए सर्टिफाई कर रहा है सबसे डेमोक्रेटिक और पीसफुल गवर्नमेंट है। लोग यहाँ पे बन गए बेवकूफ, खा के डेमोक्रेसी का गाजर, और यूएस और रेडिकल्स को मिल गया जो उन्हें चाहिए था, पावर। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग लेसन फॉर अस इंडियंस एज वेल। शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। जय हिंद। जैसे कि आप सबने देखा वीडियो में क्या रहा क्या नहीं रहा, आपकी जो भी ओपिनियन है आप अपना कमेंट बॉक्स में जरूर राय दीजिए। ऐसी मैं मजेदार वीडियो लाता रहूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय गाइस।